नमस्कार दोस्तों। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय राजनीति के दिग्गज और चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार अपने ही भतीजे अजित पवार की गुगली में उलझ गए। वह गुगली क्या है? अजित पवार ने क्या ऐसी बात कह दी जिससे शरद पवार बहुत संकट में आ गए, यह मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको थोड़े से पीछे ले जाना चाहता हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस की राजनीति को। आप देखिए, आप सबको मालूम है 2 मई को शरद पवार ने अचानक से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया था। पूरे राष्ट्रवादी कांग्रेस और महाराष्ट्र के अंदर हलचल मच गई थी। जब राजनीतिक विशेषज्ञों का इस मामले में कहना था कि शरद पवार ने यह इस्तीफा अपने भतीजे जिनकी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा है अजित पवार की भारतीय जनता पार्टी से बढ़ती हुई घनिष्ठता को रोकने के लिए दिया था, और वह साबित भी हुआ। कुछ दिनों बाद शरद पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रेशर पॉलिटिक्स में और बाकी वरिष्ठ नेताओं के मान मनोबल के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पद से इस्तीफा वापस ले लिया। तब ऐसा लगा था कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है महाराष्ट्र की राजनीति में, राष्ट्रवादी कांग्रेस की राजनीति में, और अब वापस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस मिलकर एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको घेरने का काम करेगी, क्योंकि विपक्ष के नेता का पद अजित पवार के पास है। लेकिन आप देखिए, कुछ ही दिनों के बाद 10 जून को शरद पवार ने एक और मास्टर स्ट्रोक चला और अपनी बेटी उस बारामती के सांसद सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, और अपने ही एक और करीबी और राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल को भी कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। बाकी संगठनों की नियुक्तियां भी उन्होंने इस दौरान कर दी। तो अब प्रश्न यह उठता है कि अजित पवार जब कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल बन गए तो अजित पवार का महाराष्ट्र की राजनीति में क्या रोल लगा? जब सुप्रिया सुले से जब पूछा गया और शरद पवार से पूछा गया कि भाई आपने कार्यकारी अध्यक्ष अपनी बेटी को बना दिया और प्रफुल्ल पटेल को बना दिया है, अजित पवार आपके पास क्या जिम्मेदारी है? शरद पवार ने बहुत स्पष्ट कहा था कि अजित पवार के पास विपक्ष की नेता की जिम्मेदारी है। ऐसे में वह विपक्षी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभा रहे हैं, और सुप्रिया सुले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर दिल्ली की राजनीति और महाराष्ट्र की राजनीति के कामकाज देखेगी, और प्रफुल्ल पटेल दिल्ली में गठबंधन के सहयोगियों के साथ राजनीति को देखेंगे। उस समय प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले की नियुक्ति को लेकर किसी भी तरह का विरोध अजित पवार ने नहीं किया। उन्होंने ट्वीट करके दोनों नेताओं को बधाई दी। ऐसा लगा कि अब फिर शांति रहेगी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी और संगठन को मजबूत करेगी। लेकिन अभी स्थापना दिवस पर ही 2 दिन पहले अजित पवार ने एक गुगली अपने चाचा की ओर फेंक दी। उन्होंने कहा कि मुझे विपक्ष का नेता नहीं बनना है, पार्टी किसी और को विपक्ष का नेता बनाए और मुझे पार्टी के संगठन में जिम्मेदारी दे, और मुझे जो भी शरद पवार जिम्मेदारी देंगे उसे मैं ईमानदारी से पूरा करूंगा। अब प्रश्न ये उठता है कि शरद पवार अजित पवार को क्या जिम्मेदारी देंगे? अजित पवार बहुत बड़े नेता है महाराष्ट्र के। अजित पवार की राजनीति जिस हिसाब से पिछले दिनों से शरद पवार के साथ टकराव की चल रही थी, उसको देखते हुए यह लगभग नामुमकिन है कि शरद पवार अजित पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। अब 2 कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं, उनके बीच कामों का बंटवारा भी हो चुका है। तो क्या ऐसी स्थिति में शरद पवार अजित पवार को तीसरा कार्यकारी अध्यक्ष बनाएंगे? और कार्यकारी अध्यक्ष बनाएंगे तो फिर अजित पवार, जिनका पूरा ध्यान महाराष्ट्र की राजनीति में, तो क्या सुप्रिया सुले को जो महाराष्ट्र का प्रभार दिया है वह अजित पवार को दिया जाएगा? इसकी भी संभावना लगभग नहीं है। तो अजित पवार को लेकर शरद पवार अब क्या निर्णय लेंगे, यह एक बड़ा समस्या है। लेकिन प्रश्न यह भी उठता है कि अजित पवार ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे विपक्ष का नेता नहीं बनना है? देखिए, अजित पवार अब ये पार्टी के अंदर बात समझ गए कि पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है शरद पवार, उनके जो चाचा है, वह अपनी बेटी को राष्ट्रीय अध्यक्ष अब बनाएंगे। कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के बाद अगला स्टेप उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का होगा। प्रफुल्ल पटेल कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। कुछ ही दिनों बाद अभी कॉर्पोरेशन के चुनाव होंगे। अगर कॉर्पोरेशन के चुनाव नहीं भी होते तब भी 2024 के लोकसभा चुनाव तय है। उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के अक्टूबर में तय है। अक्टूबर 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होंगे। तो अजित पवार के पास अब बहुत ज़्यादा राजनीतिक रूप से समय नहीं है। आज अजित पवार 63 ईयर्स के हो गए। वो इस बात को जानते हैं कि उनके पास सक्रिय राजनीति करने का समय अब 7 से 10 साल का है। तो एक बार वो महाराष्ट्र की राजनीति का प्रमुख पद, मुख्यमंत्री पद चाहते हैं। वह 3 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 15 साल मंत्री रह चुके हैं, बारामती से सांसद रह चुके हैं। तो ऐसा अब अजित पवार को लग रहा है कि अब उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए एक बार। तो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे अजित पवार? इसके कई समीकरण हैं। देखिए, या तो 2024 के जो अक्टूबर में चुनाव होंगे महाराष्ट्र विधानसभा के, उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना का उद्धव गुट और कांग्रेस मिलकर इतनी सीटें ले आए बहुमत में कि वह सरकार बना ले, जिसकी संभावना बेहद कम है। दूसरा यह हो सकता है कि अजित पवार शरद पवार पर प्रेशर पॉलिटिक्स डाले और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एकनाथ शिंदे की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों गठबंधन में चुनाव लड़े
और विधानसभा में बहुमत लेके आए। लेकिन ऐसी स्थिति में भी क्या भारतीय जनता पार्टी अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाएगी? मुझे लग रहा है इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि एकनाथ शिंदे का जो गठबंधन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के पास, और जिस हिसाब तरीके से एकनाथ शिंदे ने अपने आप को बहुत अमित शाह के करीब कर लिया है और उनकी हर बात को मान रहे हैं, ऐसे में बहुत मुश्किल है कि अमित शाह या मोदी एकनाथ शिंदे के जगह अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अजित पवार अब तभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं इस गठबंधन में जब एकनाथ शिंदे की शिवसेना बुरी तरह हार जाए, अजित पवार अब 30 से 35 विधायक जिता के लेकर आए और ऐसी स्थिति में वो भाजपा के साथ गठबंधन करे। तब भी प्रश्न ये उठता है कि 30-35 विधायक वाले अजित पवार को भारतीय जनता पार्टी क्यों मुख्यमंत्री बनाएगी? एकनाथ शिंदे को तो इसलिए बना दिया था कि उन्होंने शिवसेना को तोड़ा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दी जो विपक्ष में थी, तो इसका इनाम उन्हें दिया गया है। और भारतीय जनता के पार्टी के पास कोई बड़ा मराठा नाम नहीं था, एकनाथ शिंदे मराठा है, तो मराठा वोट बैंक को लाने के लिए भी एकनाथ शिंदे को बड़ी भूमिका महाराष्ट्र में दी गई है। तो अजित पवार अब क्या करेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि अजित पवार इस बात को अब जानते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में रहकर उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना बहुत बहुत कम हो चुकी है। ऐसे में अब वह दूसरे विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। वह चाह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े। वह चाह रहे हैं कि हम इतना मजबूत हो जाए कि आने वाले चुनाव में हमें इतनी सीटें आ जाए कि हम भाजपा के साथ कोई नया गठबंधन बना के सरकार बना ले। अजित पवार अब इस चीज़ों को लेके अब अजित पवार और शरद पवार के बीच में जिस हिसाब से राजनीतिक रास्ता खींची चल रही है, उसमें अब यह तय है कि अजित पवार बहुत ज़्यादा समय तक शरद पवार के दिशा निर्देशों पर काम नहीं करेंगे। 2024 अक्टूबर के पहले वह शरद पवार से अलग रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, या शरद पवार को पार्टी में इतना अकेला कर देंगे कि शरद पवार के पास अजित पवार की बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, जिसकी संभावना फिलहाल नहीं लग रही है। हालांकि अजित पवार ने, आपको मालूम होगा, 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार कुछ घंटों की बनाई थी। तब शरद पवार का वह रणनीतिक कौशल था कि वो अपने विधायकों को वापस ले आए थे और फिर उन्होंने उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर भी फिलहाल वर्चस्व की जंग चल रही है। अजित पवार और शरद पवार एक दूसरे की ताकत को तौल रहे हैं। फिलहाल शरद पवार का पलड़ा भारी है, लेकिन अजित पवार भी शांत नहीं बैठेंगे। उन्होंने विपक्ष का पद छोड़ने का संकेत देकर यह शरद पवार को बता दिया है कि अभी उन्होंने हथियार नहीं डाले हैं और उनके तर्कश में कई तीर है। अब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि अगर शरद पवार अजित पवार से कहते हैं कि नहीं, आपको विपक्ष का नेता बने रहना पड़ेगा, तो क्या आने वाले समय में अजित पवार विपक्ष के नेता के पद से इस्तीफा दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। मुझे लग रहा है कि अजित पवार आने वाले समय में विपक्ष के नेता के पद से इस्तीफा दे देंगे और शरद पवार के सामने एक बड़ा चुनौती खड़ी कर देंगे कि अब आप विपक्ष का नेता बनाइए, मैं एक विधायक के रूप में काम करते रहूंगा। लेकिन इतने बड़े कद के नेता को सिर्फ विधायक के रूप में शरद पवार रख नहीं सकते। अजित पवार इस बात को जानते हैं। ऐसे में अजित पवार ने यह कहकर अपने चाचा शरद पवार को कि मुझे विपक्ष का नेता नहीं बनना है, आप मुझे पार्टी संगठन में कोई जिम्मेदारी दीजिए जिससे मैं ईमानदारी से निभाऊंगा। अब गेंद शरद पवार के पाले में है। अजित पवार की फेंकी हुई गुगली शरद पवार कैसे खेलते हैं, यह आने वाला समय बताएगा। शरद पवार अभी विपक्ष के नेताओं की बैठक के लिए पटना में थे। सुप्रिया सुले भी वहां पर थी, प्रफुल्ल पटेल भी वहां पर थे। इसके कारण शरद पवार वहां बहुत ज्यादा ध्यान अभी महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं दे पाए थे पिछले कुछ दिनों से। मुझे लगता है शरद पवार वापिस महाराष्ट्र लौट गए हैं, तो अब अजित पवार की फेंकी हुई गुगली पर कैसे इसका तोड़ निकालना है और कैसे एक बार अजित पवार को पटकने देना है, इसके ऊपर वो रणनीति बनाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में अभी शांति नहीं है। अजित पवार और शरद पवार के बीच में तलवारें खिंच गई है और जल्दी ही यह खुलकर सामने आएगा और जल्दी ही महाराष्ट्र की राजनीति में महाराष्ट्र के लोगों को और देश के लोगों को पता पड़ेगा कि एनसीपी का असली बॉस कौन है। शरद पवार वाकई राजनीति के धुरंधर और चाणक्य है, या उनकी भूमिका अपने ही चाचा से महत्वाकांक्षा सीखकर, राजनीति सीखकर अपने चाचा को पटकने देते हैं अजित पवार, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ नॉर्मल नहीं है, खास कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर। हम इस पर बराबर नजर रखेंगे। जब भी कोई नया डेवलपमेंट होगा, कोई नई इनसाइड स्टोरी होगी, अंदर कोई घटना घट रही होगी, तो वो हम पता करेंगे अपने सोर्सेस से और आपके पास कोई बेहतरीन खबर लेकर, सूचना लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।